करंट अफेयर्स तो एक बहती नदी है, एक बड़ा समुंदर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछले 24 घंटों के सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स मात्र 15-16 मिनट में आपको कंप्लीट करा सकता हूँ। अगर आज मेरे साथ आप बने रहते हैं तो मैं आसान तरीके से ये सारे करंट अफेयर्स आपको तैयार कराऊंगा। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। वेलकम टू करंट अफेयर्स इंटरसेप्ट। कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट ने जिसने एक छोटी सी कंपनी बनाई है जो उड़ती हुई टैक्सीज लॉन्च करेगा भारत में? IIT जोधपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT मद्रास। तो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास भारत में उड़ती हुई टैक्सीज लॉन्च करेगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, पिक्चर के साथ बताऊंगा। इस टैक्सी का नाम है E200। ये टैक्सी शहरों के लिए डिजाइन की गई है। आप शहर में एक छत पे जाएंगे, टैक्सी पे बैठेंगे, शहर के दूसरे छोर पे बने हुए छत पे आपको उतार देगी। ये टैक्सी यूज करती है eVTOL टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग टेक्नोलॉजी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हेलीकॉप्टर से ज्यादा सस्ती है, इसको आसानी से लैंड कर सकते हैं, ये ज्यादा आवाज नहीं करती है, तेल नहीं खाती है, ये ज्यादा प्रदूषण नहीं करती है और बहुत ही कम एरिया में ये लैंड कर सकती है, ये उड़ान भर सकती है। और इस कंपनी को IIT मद्रास ने बनाया है। मैंने बहुत ही एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं होपफुली आपको समझाने में सफल रहूंगा। ये रहा आपका ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है तो ये होवर करता है। इसको बहुत सारी जगह चाहिए, इसको बड़ा सा हेलीपैड चाहिए, कई सारे स्क्वायर फीट पे इसको हेलीपैड चाहिए और इसको लैंड करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। जो ये वर्टिकल टेक ऑफ वाली टैक्सीज होती हैं, ये आपको छोटा सा प्लेन नजर आ रहा होगा और इस प्लेन पे यहाँ पे पंखे लगे होते हैं, रोटर्स लगे होते हैं। ये सीधा ऊपर उठेगा, ये कहीं होवर नहीं करेगा, ये किधर मंडराएगा नहीं। स्टार्ट करने पे इसको वर्टिकल लिफ्ट मिलेगा, ये सीधा आके छत पे लैंड करेगा और सीधा ऊपर की तरफ उठेगा। इसको कहीं नहीं घूमना है दाएं बाएं। कौन से देश ने हाल ही में एक कैंडल या मोमबत्ती से चलने वाला रॉकेट टेस्ट किया है? चाइना, इंडिया, जर्मनी और फिनलैंड। तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में मोमबत्ती से चलने वाला रॉकेट टेस्ट किया है। सोचिए, मोमबत्ती के जो पैराफिन होते हैं, आप उससे रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े हाई क्लास फ्यूल्स, केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और दुनिया भर की चीजें हम यूज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मोमबत्ती के पैराफिन से चलने वाला एक पहला दुनिया का एक रॉकेट है जो जर्मनी ने बनाया है। आइए जानते हैं ये रॉकेट फ्यूल्स कैसे काम करता है। ये मोम वाला रॉकेट फ्यूल है जिसमें एक सॉलिड पैराफिन यूज किया जाएगा और लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। और सारे रॉकेट्स में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन है, जैसे कि स्पेस के रॉकेट्स में यूज किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन तो गैसेस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन तो एक गैस होती है, लेकिन इसको लिक्विफाई इसलिए कर देते हैं ताकि बहुत ज्यादा थ्रस्ट दे पाए, धक्का दे पाए, ताकि रॉकेट तेजी से ऊपर उठे, ज्यादा ऊंचाई तक जाए और लिक्विड चीजें ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं। ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, ये रहा गैस। सॉलिड आप बहुत ज्यादा भर सकते हैं, लिक्विड में आप देखेंगे कि ये सारे डॉट्स दूर दूर हैं, गैसेस में देखेंगे ये और ज्यादा दूर हैं। इसमें 2 परमाणुओं के बीच में जगह ज्यादा होती है, गैसेस में इसका वॉल्यूम कम होता है। लिक्विड फॉर्म में तो आप ज्यादा क्वांटिटी में भर सकते हैं, इसीलिए हम इसको लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। ये गैसेस फॉर्म से ज्यादा बेटर होता है। आइए जानते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल्स क्या होते हैं। बहुत ही कम टेम्परेचर में रखे जाते हैं। अगर आप क्रायो शब्द सुन रहे हैं तो क्रायो का मतलब ही होता है कि जमा हुआ, फ्रस्ट या कोल्ड, ग्रीक वर्ड है। क्रायोजेनिक मतलब जमी हुई चीजें, बहुत ही ठंडी चीजें, बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखी हुई चीजें। क्रायोजेनिक फ्यूल्स अगर आपको दोबारा कोई कहता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये एक लो टेम्परेचर फ्यूल है। लिक्विड हाइड्रोजन जो कि -253 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। सोचिए 0 डिग्री पे बर्फ बनती है और इसको -183 -253 पे रखा जा रहा है, ठंडा होगा, इसीलिए इसको हम क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। लो टेम्परेचर पे इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि ये फ्यूल्स लिक्विड बन जाते हैं और लिक्विड बहुत ही घने होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, लिक्विड बहुत ही घने होते हैं और घने फ्यूल्स को हम ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं और रॉकेट में भर के उसको हम लंबी दूरी तक लॉन्च कर सकते हैं। भारत में इसरो जो लॉन्च करता है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV Mk3 बोलते हैं, ये क्रायोजेनिक फ्यूल ही यूज करता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। हाल ही में नासा के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसको फीचर किया गया था? ये सारे नाम दिए गए हैं। मुनीब आमीन भट्ट, मोहित कुमार, शंकर पांड्या और अजय कुमार भट्ट। मुनीब आमीन भट्ट कश्मीर से आते हैं और इन्होंने नासा में वल्नरेबिलिटी स्पॉट की है, कुछ कमियां उनके सिस्टम में स्पॉट की है, पता लगाया है कि ये कमियां हैं, तो नासा ने उनको सम्मानित किया है हॉल ऑफ फेम से। पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं। इन्होंने बहुत सारी कमियां निकालना है, वल्नरेबिलिटी निकालना, बग्स निकाले हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करते हैं और ये कश्मीर से आते हैं। कौन से देश ने हाल ही में चाइनीज बांध या डैम के प्रोजेक्ट को हाल ही में फिर से शुरुआत कर दिया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। तो ये देश है म्यांमार। मैं बताता हूँ आपको कि चाइना पहले
पहले से यहाँ पे एक डैम बना रहा था, बहुत ही पहले से बना रहा था, लेकिन 2011 में एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण इसको रोक दिया गया था, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं था। वहां पे बहुत सारे पेड़ों को नष्ट किए गए थे, बहुत सारे फ्लोरा और फौना को नष्ट किए गए थे, तो इसके लिए इसको रोक लगा दी गई थी। हाल ही में चाइना ने इस डैम का, जिसका नाम है माई आई स्टोन डैम, इसका पुनः से निर्माण शुरू कर दिया गया है। जैसा कि हमें पता है कि म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस समय है। हाल ही में इंडिया ने म्यांमार के सितवे पोर्ट पे एक्सेस हासिल किया, वहां पे समझौता किया। इससे क्या करेगा, म्यांमार का सितवे पोर्ट यहाँ ऑपरेट करेगा और म्यांमार इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ऑपरेट करेगी, जिसका नाम है IPGL। म्यांमार का सितवे पोर्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि चाबहार पोर्ट था ईरान के लिए, ईरान में जैसा कि भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान में ऑपरेट किया है, 10 साल के लिए लिया है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था? एमा स्टोन, अनसुईया सेन गुप्ता, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ये आंसर है अनसुईया सेन गुप्ता। उनको ये अवार्ड द शेमलेस के लिए दिया गया है, जिसमें से वो लीड एक्टर रही हैं। वो भारत की पहली एक्ट्रेस बनी है जिसको कांस फिल्म अवार्ड में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। कौन से देश ने हाल ही में जनता रूल 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, बुर्किना फासो और सूडान। ये देश है बुर्किना फासो। जनता का मतलब होता है कि जब मिलिट्री ऑफिसर किसी देश पे राज करने लगे, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वहां पे अपॉइंटेड लीडर्स, चुनाव द्वारा चुने गए नेता वहां पे राज नहीं करते हैं, वहां पे मिलिट्री राज करती है, तो उसको हम जनता बोलते हैं। जैसे म्यांमार में मिलिट्री जनता इस समय राज कर रही है, उसी प्रकार से बुर्किना फासो एक देश है जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है ओगा दुआगो और वागाडुगु। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप इसको याद रखें। हाल ही में गूगल क्रोम ब्राउजर जो कि हम सभी यूज करते हैं, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, उसमें कुछ लूप होल्स पाए गए थे, जिसका उपयोग हैकर्स यूज करके आपके डेटा को चुरा सकते हैं। ये किसने बताया? ये भारत की एक एजेंसी है C.CERT-IN, इन्फोसिस और TCS। तो ये है CERT-IN। आइए जानते हैं CERT-IN क्या है। CERT-IN का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और ये साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में डील करता है। ये भारत सरकार के जितने सारी वेबसाइट्स हैं, जितने सारे साइबर यूनिट्स है, उसकी साइबर सुरक्षा के लिए काम करता है और पब्लिक को अवेयर कराता है साइबर थ्रेट्स के बारे में। इसका काम है कि साइबर थ्रेट्स को पता लगाएं, एनालिसिस करें और उसका समाधान प्रस्तुत करें। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की तरह ही काम करता है, जो कि गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती हैं, ताकि डिजिटल गवर्नेंस प्रोवाइड की जा सके। अगर आप भारत सरकार की कोई आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे तो वो NIC द्वारा ही ऑपरेट होगी, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही है। तो एक बार फिर से CERT-IN ने गूगल क्रोम में वल्नरेबिलिटी को पता लगाया है। हाल ही में PM वाणी ने 2 लाख हॉटस्पॉट्स पार कर लिए कंट्री में। PM वाणी का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं? आप 2 सेकंड वीडियो को पॉज। का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। PM वाणी पूरे देश भर में रेलवे स्टेशन पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस पे भी वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करता है। यह ऑपरेट किया जाता है रेलवे के डिवीजन में रेलटेल द्वारा। रेलटेल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, रेलवे में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, IRCTC जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये भी ऑपरेट होती है क्रिस द्वारा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाल ही में किसको नफेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र सिंह, प्रजेंद्र सिंह, जेठाभाई भारवाड़ और रंजीत सिंह। तो ये उत्तर हमारा है जेठाभाई भारवाड़। आइए जानते हैं नाफेड क्या है। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1958 की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसानों को उसके प्रोडक्ट को अच्छे दाम में बिकवाने में मदद करता है, ये मार्केटिंग करता है। जैसा कि इसका नाम, आप इस पर ध्यान दीजिए, मार्केटिंग फेडरेशन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये प्रीमियर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत अपेक्स बोर्ड, ये किसानों के हितों के लिए काम करती है, ताकि वो बेहतर दाम पे अपनी सामान को बेच पाए, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच पाए। और इसके अधीन में ही एक बहुत महत्वपूर्ण योजना दी गई है, उसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। इसका उद्देश्य ये था कि किसानों के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरे देश भर में टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इनके प्राइस को स्टेबल रखना होता है। ऑपरेशन ग्रीन्स का मुद्दा यही था कि हम इन सारे प्राइसेस को पूरे देश भर में स्टेबल रखें, क्योंकि ये सारे हर घरों में यूज किए जाते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन्स प्राइस को स्टेब्लिश किया जा रहा था और नाफेड इसके लिए जिम्मेदार था। नाफेड इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई थी। गवर्नमेंट ने हाल ही में कौन से बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया? कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड पहले आता था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक टेक्निकल विंग था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, लेकिन इसको बाद में डिसॉल्व कर दिया गया।
बेटर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और भी चीजें एफिशिएंट काम करें, तो इस प्रकार से इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। कौन सी ऐसी फिल्म है जो ग्रांड प्री अवार्ड जीता है कैन्स फिल्म फेस्टिवल में? एवरीथिंग यू इमेजिन इज रियल, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, लाइफ इज लव, लाइट ऑन द नाइट स्काई। यू हैव टू नो दिस। आपको ये जानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट। डायरेक्ट की गई थी पायल कपाड़िया के द्वारा। आप प्लीज इसका नाम याद रखें, डायरेक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब ये फिल्म डिस्प्ले की गई थी तो वहाँ की जो ज्यूरी थे उन्होंने इसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, वो भी 8 मिनट के लिए। सोचिए इस फिल्म को इतना रिस्पेक्ट मिला कि इसको 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। 77वें एडिशन ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको सम्मानित किया गया और इसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट। ये भारतीय और फ्रेंच फिल्म प्रोडक्शन का हिस्सा है। ये दोनों देशों ने मिलकर फिल्म बनाई है। उसके डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहेंगी। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? जापान, चाइना, यूएस और इंडिया ने। आप चाहें तो 2 सेकंड वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया में एक इको फ्रेंडली कंपनी है, उसका नाम है बायोक्यू। इसने दुनिया का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है और उसका नाम है नोट। नोट का फुल फॉर्म है नो ऑफेंस टू अर्थ, मतलब धरती को कोई समस्या नहीं पैदा होगी इस पेन के यूज करने से। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि एक साधारण पेन में 95% प्लास्टिक होता है, सिर्फ 5% स्याही और उसका बॉल पॉइंट मिला के ही होता है। यानी कि अगर आप 50,000 पेन फेंकते हैं तो आप सोचिए उसका 95% निकालिए, वो कितना ज्यादा प्लास्टिक एनवायरनमेंट में भेज रहा है। पेन जो कि एक साधारण सी चीज है, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। और इसी को देखते हुए नोट लॉन्च किया गया है, इसका नाम है नो ऑफेंस टू अर्थ। हाल ही में किसको डीन्स मेडल से सम्मानित किया गया है? जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा। सुखविंदर सिंह गिल, कृष्णा एला, सुबोध कुमार और ए भूषण। तो ये है हमारे कृष्णा एला। कृष्णा एला एक डॉक्टर हैं और एक को फाउंडर है भारत बायोटेक के। आपने इसका नाम सुना होगा। इसने कोवैक्सीन बनाई थी, भारत की पहली इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की पहली स्वनिर्मित वैक्सीन जो कोरोना वायरस के लिए थी। और इसने ना ही कोरोना वायरस के लिए बनाई थी बल्कि बहुत सारी वैक्सीन बनाई थी जो भारत की पहली थी, स्वनिर्मित थी। इनको यह अवार्ड बहुत ही खास लीडरशिप पोजीशन के लिए दिया गया है। जॉन हॉपकिंस बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च कॉलेज है अमेरिका में। ये अवार्ड इनको दिया गया है क्योंकि ये इसके को फाउंडर हैं, इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रही है। इन्होंने जो कंपनी बनाई भारत बायोटेक। कौन सा ऐसा देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लॉ पास कर दिया गया है? और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है। यूरोपियन यूनियन, जापान, एल सल्वाडोर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं बताता हूँ, ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा विश्व का देश या देशों का समूह बन चुका है। एआई के दिले पहले लॉ पास कर दिया है ताकि वो सिटीजन्स के हितों की रक्षा कर सके, उनकी प्राइवेसी की रक्षा कर सके। हम जैसा कि जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो एक बार फिर से ईयू ने दुनिया का पहला एआई लॉ पास किया है। आइए चलते हैं रिकॉल क्वेश्चन की ओर। रिकॉल क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें याद करने में मदद करते हैं। नासा का जो आने वाला प्री फायर मिशन है वो किसके बारे में था? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे और इसका था पोलर हीट के बारे में। जैसे कि पता है कि ध्रुवों पे जो हीट है वो बहुत तेजी से फैल रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्री फायर मिशन के तहत नासा क्या करेगा? क्यूबसैट्स लॉन्च करेंगे। क्यूबसैट्स मतलब जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं वो ध्रुवों पे ही ऊपर से मॉनिटर करेंगे ताकि वो हीट के बैलेंस को, डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सके। एक ही बहुत चिंताजनक स्थिति वेनेजुएला से निकल के आई है, जिसमें यह पता चला कि वेनेजुएला ने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। यहाँ तक कि उसका जो हम्बोल्ट ग्लेशियर था, जो लास्ट ग्लेशियर था, उसने ग्लेशियर का दर्जा ही खो दिया है, उसको महज आइस शीट ही बना के रख दिया है। ये है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे देश में फैलती हुई। तो नासा का प्री फायर मिशन पोलर हीट के लिए है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको उत्तर देखते हुए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इसका डिटेल सोल्यूशन आपके लिए कल लेके आऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड 2024 किसको दिया गया था? इसरो, एनएसआईएल मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस और स्पेस किड्स इंडिया। इसका उत्तर मैं कल आपको दूंगा। ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आपको इस सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और आपके अच्छे दिन की कामना करता हूँ।